सभ्यता और संस्कृति का परिचय हम कर चुके हैं। हमने यह समझ लिया है कि सभ्यता केवल ऊंची इमारतों, पक्की सड़कों या तकनीकी उपलब्धियों का नाम नहीं है और संस्कृति भी केवल पूजा पाठ, कला या परंपराओं तक सीमित नहीं होती। सभ्यता हमारे सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश है, जबकि संस्कृति उस व्यवस्था के भीतर हमारे जीने, सोचने, खाने, पहनने, काम करने और एक दूसरे से संबंध बनाने का तरीका है। तो अब इसी समझ को साथ लेकर चलते हैं लगभग 5000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे पास न किसी राजा की आत्मकथा है, न किसी आम आदमी की डायरी, न किसी परिवार की चिट्ठी। फिर भी उस दुनिया के लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। उन्होंने अपने पीछे छोड़ी हैं ईंटें, बर्तन, औजार, आभूषण, मुहरे, कुएं, नालियां, मकानों के अवशेष और ऐसी अनगिनत छोटी छोटी चीजें जिन्हें देखकर आज हम उनके जीवन की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से सिंधु सभ्यता की कहानी हमारे लिए और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि उन्होंने इतने बड़े शहर कैसे बनाए। सवाल यह है कि उन शहरों में रहने वाले लोग आखिर थे कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव और आप देख रहे हैं न्यूज स्पाइन। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जब हड़प्पाई सभ्यता अपने परिपक्व नगरीय चरण में पहुंचती है, तब उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप और उससे जुड़े विशाल भूभाग में एक ऐसी सांस्कृतिक दुनिया दिखाई देती है जिसमें बड़े नगरों के साथ साथ छोटी बड़ी अनेक बस्तियां भी मौजूद थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगर इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नाम हैं, लेकिन कहानी केवल इन दो नगरों तक सीमित नहीं थी। आज के पाकिस्तान से लेकर भारत के हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक इसके अनेक पुरातात्विक स्थल मिलते हैं और यही बात शुरुआत में ही हमें सावधान कर देती है। इसे केवल सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता कह देना इस पूरी दुनिया को बहुत छोटा कर देना होगा। यह एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र था। इसके अलग अलग हिस्सों में स्थानीय परिस्थितियां अलग थीं, संसाधन अलग थे और जीवन के तरीके भी पूरी तरह एक जैसे नहीं थे। फिर भी इन दूर दूर की बस्तियों में कुछ ऐसी समानताएं दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इनके बीच गहरे संपर्क थे। ईंटों के मानक, बाट और माप, मुहरों की परंपरा, कुछ विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मनकों की कारीगरी और नगर नियोजन की कुछ साझा विशेषताएं। यानी इतनी दूर रहते हुए भी ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान नहीं थे। अब जरा किसी एक नगर में प्रवेश कीजिए। मान लीजिए हम मोहनजोदड़ो में हैं। हमारे सामने पक्की ईंटों से बनी सड़क है, दोनों ओर मकान है। कहीं कोई सकरी गली मुख्य सड़क से जुड़ रही है। किसी घर के भीतर आंगन है, कहीं स्नान के लिए पक्का फर्श बना हुआ है और इस्तेमाल किया हुआ पानी नालियों के रास्ते आगे जा रहा है। आज हमें यह सब बहुत सामान्य सा लग सकता है। हमारे लिए घर में पानी होना और गंदे पानी के निकलने की व्यवस्था होना रोजमर्रा की बात है, लेकिन लगभग 5000 साल पहले किसी बड़े नगर में जल निकासी को इस तरह व्यवस्थित करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यही वजह है कि हड़प्पाई नगर नियोजन को प्राचीन विश्व की उल्लेखनीय उपलब्धियों में गिना जाता है। यहाँ एक बात खास तौर पर ध्यान देने लायक है। हम अक्सर सिंधु सभ्यता की चर्चा करते हुए उसकी नालियों को एक मजेदार तथ्य की तरह बताते हैं, लेकिन नाली अपने आप में कहानी नहीं है। असली कहानी यह है कि जिस समाज ने नाली बनाई उसने अपने शहर को किस तरह समझा था। उसे पता था कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए। यानी यह केवल निर्माण तकनीक नहीं थी, यह रोजमर्रा के जीवन को व्यवस्थित करने की सोच भी थी। और यही सभ्यता संस्कृति से मिलती है। लेकिन एक शहर की कहानी सड़क और नाली पर खत्म नहीं होती। किसी भी शहर की असली धड़कन उसके घरों में होती है। मोहनजोदड़ो और दूसरे हड़प्पाई नगरों में मिले मकानों को देखें तो बनावट में काफी विविधता दिखाई देती है। कई मकान आंगन के आसपास बने थे और घरों के भीतर अलग अलग प्रकार के कमरे और उपयोग की जगहें थी। इससे हमें या तो पता चलता है कि घरेलू जीवन व्यवस्थित था, लेकिन यहाँ इतिहासकार की सावधानी जरूरी है। हम यह नहीं जानते कि किसी विशेष घर में कौन रहता था, किसका परिवार कितना बड़ा था, घर का मुखिया कौन था और परिवार के भीतर स्त्री और पुरुष की भूमिका क्या थी। इन सवालों का सीधा उत्तर हमें पूरा तत्व नहीं देता, लेकिन घर की बनावट हमें जरूर बताती है कि लोग केवल आश्रय के लिए मकान नहीं बना रहे थे, एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जिसमें खाना बनाना, पानी का इस्तेमाल, स्नान, काम और परिवार का दैनिक जीवन सबके लिए अलग अलग स्थानों की जरूरत समझी जा रही थी। और यही रोजमर्रा का जीवन किसी भी संस्कृति की सबसे गहरी परत होती है। अब सोचिए, सुबह घर जागता होगा तो सबसे पहले क्या होता होगा? शायद पानी की जरूरत होगी, शायद अनाज पीसा जाता होगा, शायद चूल्हा जलता होगा, शायद कोई खेत की ओर निकलता होगा और कोई पशुओं की देखभाल करता होगा। हम इनमें से हर दृश्य को निश्चित रूप से नहीं देख सकते, लेकिन पूरा तत्व हमें इनके कुछ प्रमाण जरूर देता है।
हड़प्पाई स्थलों से गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों से दालों और विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों के प्रमाण भी मिलते हैं। पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था और गाय, बैल, भेड़, बकरी तथा भैंस जैसे पशुओं के विशेष अवशेष मिले हैं। कुछ क्षेत्रों में मछली और दूसरे जलीय संसाधनों के उपयोग के प्रमाण भी मिलते हैं। इसलिए हड़प्पाई लोगों की थाली की तस्वीर एक ही अनाज से नहीं बनती। जिस जगह का पर्यावरण जैसा था वहां उपलब्ध भोजन भी काफी हद तक उसी के अनुसार बदलता रहा होगा। और यह एक महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर संस्कृति को बड़े विचारों में खोजते हैं, लेकिन संस्कृति कई बार बहुत साधारण चीजों में छिपी होती है। किस मिट्टी में क्या बोया गया, किस अनाज को पीसा गया, किस चीज को पकाकर खाया गया और किस पशु को पाला गया, इन छोटी छोटी चीजों में भी किसी समाज का जीवन दिखाई देता है। अब इसी घर से बाहर निकलकर किसी कारीगर की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को केवल किसानों की सभ्यता समझना भी गलत होगा। यहाँ अलग अलग प्रकार की कारीगरी के प्रमाण मिलते हैं। तांबा और कांसा, पत्थर, शंख, मिट्टी, फाइंस, सोना और चांदी, इन सब का इस्तेमाल अलग अलग वस्तुओं को बनाने में किया जाता था। लेकिन इन सब में एक ऐसी वस्तु है जिसने हड़प्पाई शिल्प को खास पहचान दी, मनका। कार्नेलियन जैसे अर्धकीमती पत्थरों से बने मनके कई हड़प्पाई स्थलों से मिलते हैं। कुछ मनके इतने बारीक और सावधानी से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पीछे विशेष कौशल रखने वाले कारीगर रहे होंगे। चनहूदड़ो जैसे स्थलों पर मन का निर्माण से जुड़ी गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा में भी विभिन्न प्रकार की शिल्प गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज में ऐसे लोग थे जिनका काम किसी खास शिल्प में विशेषज्ञता हासिल करना था। यानी एक किसान सिर्फ किसान नहीं था और एक नगर सिर्फ मकानों का समूह नहीं था। जैसे जैसे शहर बढ़े वैसे वैसे कामों का विभाजन और विशेषज्ञता भी बढ़ी। शायद यही वह प्रक्रिया थी जिसने एक साधारण सी बस्ती को धीरे धीरे एक जटिल नगरीय समाज में बदलने में मदद की। लेकिन कारीगर इतनी मेहनत से मन के बना क्यों रहा था? सिर्फ अपने घर के लिए? शायद नहीं, क्योंकि हड़प्पाई दुनिया में संपर्क बहुत दूर तक फैले हुए थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम मिलता है जिसे अनेक विद्वान हड़प्पाई क्षेत्र से जोड़ते हैं। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया क्षेत्र में हड़प्पाई वस्तुओं या उनसे संबंधित सामग्री के प्रमाण मिले हैं। दूसरी ओर हड़प्पाई स्थलों पर ऐसे कच्चे माल के प्रमाण भी मिले हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। इससे पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और संसाधनों का आदान प्रदान होता था। और यहाँ हमारी कहानी अचानक बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक मनका केवल मनका नहीं रह जाता, वह हमें बताता है कि एक कारीगर था। कारीगर बताता है कि विशेषज्ञता थी, विशेषज्ञता बताती है कि उसका काम किसी व्यवस्था से जुड़ा था, और व्यापार हमें बताता है कि वह व्यवस्था अपने शहर की सीमा से बहुत आगे तक फैली हुई थी। यानी हड़प्पाई संस्कृति केवल अपने शहर में नहीं रहती थी, वह रास्तों पर भी चलती थी। और जब लोग दूर दूर तक व्यापार करते हैं तो एक चीज बेहद जरूरी हो जाती है, माप। हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में मानकीकृत बाट मिले हैं। उनकी बनावट और वजन में एक व्यवस्थित परंपरा दिखाई देती है। अब सोचिए, यदि एक व्यापारी हड़प्पा से कोई वस्तु लेकर किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो दोनों पक्षों के बीच लेन देन के लिए किसी साझा व्यवस्था की जरूरत होती होगी। मानकीकृत बाट ऐसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे होंगे। इससे हमें हड़प्पाई समाज की एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो केवल कला और वास्तुकला तक सीमित नहीं है। यहाँ व्यवस्थित आर्थिक व्यवहार भी था, लेकिन किसी समाज को सिर्फ उसके काम और व्यापार से नहीं समझा जा सकता। हमें यह भी देखना होगा कि लोग अपने शरीर को कैसे सजाते थे। हड़प्पाई स्थलों से सोने, चांदी, शंख, फैंस और विभिन्न पत्थरों से बने आभूषण मिले हैं। चूड़ियां, मनके, हार, लटकन और सजावटी वस्तुएं। यह बताता है कि शरीर को सजाना और सुंदर दिखाना उनके जीवन से परिचित चीज नहीं था। लेकिन यहाँ भी हमें आधुनिक धारणाएं थोपने से बचना होगा। कौन सा आभूषण किस व्यक्ति ने पहना, उसका सामाजिक अर्थ क्या था, और क्या वह स्त्री, पुरुष या किसी विशेष वर्ग से जुड़ा था। इनमें से हर सवाल का उत्तर हमारे पास निश्चित रूप से नहीं है। हमारे पास वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं से हम संभावनाएं समझते हैं। यही पूरा तत्व की सीमा भी है और उसकी खूबसूरती भी। वह हमें सब कुछ नहीं बताता, लेकिन जितना बताता है उतना भी हमारे हजारों साल पुराने संसार को हमारे सामने जीवित करने के लिए काफी है। अब जरा पूरे समाज को एक साथ देखिए। किसी तरफ किसान है, कहीं पशुपालक, कहीं कारीगर, कहीं व्यापारी, कहीं निर्माण में लगे लोग, और इन सब के ऊपर एक ऐसा नगर है जिसे चलाने के लिए किसी न किसी स्तर का संगठन जरूर चाहिए था। लेकिन उस संगठन का स्वरूप क्या था, यही वह सवाल है जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। हड़प्पाई नगरों में सामाजिक अंतर के कुछ संकेत मिलते हैं। कुछ मकान बड़े हैं, कुछ छोटे। कुछ क्षेत्रों में विशेष गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं,
लेकिन हमें मिस्र के फिरौनों जैसी कोई स्पष्ट राजकीय व्यवस्था या मेसोपोटामिया जैसे विशेष राजमहलों की परंपरा हड़प्पाई स्थलों पर उसी अस्पष्टता से दिखाई नहीं देती। इसलिए यह कहना कि सिंधु सभ्यता पर किसी शक्तिशाली राजा का शासन था, इतिहास की स्थापित सच्चाई नहीं है। वहां शासन कैसे चलता था, किसके हाथ में कितना अधिकार था और अलग अलग नगरों के बीच राजनीतिक संबंध कैसे थे, इन सवालों पर आज भी शोध और बहस जारी है। और यही वह जगह है जहां हमें इतिहास और कल्पना के बीच की सीमा याद रखनी चाहिए। जिसका प्रमाण नहीं है उसे कहानी में सुंदर लगने के कारण तथ्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आज भी हमें उस समाज के भीतर जाने का सबसे बड़ा रास्ता देती है, वह है उनकी मुहर। छोटी सी मुहर, उस पर बना कोई पशु, कुछ रहस्यमय चिन्ह, कभी कोई मानव आकृति और फिर हजारों साल की चुप्पी। हम उन चिन्हों को देखते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उनकी दिशा और क्रम का अध्ययन करते हैं, लेकिन हड़प्पाई लिपि को आज तक निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। और इसलिए हम उस समाज को समझते हुए एक अजीब स्थिति में खड़े हैं। हम जानते हैं कि वे क्या खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कौन सी वस्तुएं बनाते थे, किन क्षेत्रों से संपर्क रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा था यह हम आज भी नहीं जानते। शायद यही कारण है कि सिंधु सभ्यता का अध्ययन इतना रोमांचक है, क्योंकि उसके शहर हमारे सामने हैं, लेकिन उसकी आवाज अब भी कहीं उन मुहरों के भीतर बंद है। और अगली कड़ी में हम उसी बंद दरवाजे के सामने खड़े होंगे। हम देखेंगे इन मुहरों पर बने पशु कौन थे, उन रहस्यमय चिन्हों को पढ़ने की कोशिशें क्या कहती हैं, क्या वहां कोई धार्मिक प्रतीक छिपे हैं, मृत्यु और दफनाने की उनकी परंपराएं हमें क्या बताती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम हड़प्पाई लोगों के धर्म को सचमुच समझ पाए हैं या हमने अपनी आधुनिक धारणाओं से उसके ऊपर एक कहानी लिख दी है। अगर आपको इतिहास को सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि उसके पीछे छिपे सवालों के साथ समझना है तो न्यूज स्पाइन को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इतिहास के पन्ने खुले हैं, लेकिन हर पन्ने पर लिखी इबारत अभी पढ़ी नहीं गई है। और अगली कड़ी में हम उन इबारतों के सबसे रहस्यमय हिस्से तक पहुंचेंगे।